उससे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले इस सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली जो है बच्चे यहाँ पर में शेयर भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कौन है ये लॉयल स्टूडेंट जिन्होंने अपनी एनर्जी, अपनी जो ऊर्जा है वो यहाँ पर मैं सेशन के अंदर में डाली है। पूरा सेशन इन लोगों को समर्पित। चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ये रहा, भारत में ठीक है मैंगनीज अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैंगनीज आपको बताना है सबसे ज्यादा मैंगनीज कौन से जो है राज्य के अंदर में मिलेगा आपको। ये DSSB PRT के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बार बार डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। मैंगनीज का अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो है आप लोगों का मैंगनीज सबसे ज्यादा कहां पर में होता है आप लोगों का, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि आपका उड़ीसा जो है ये इंडिया का सबसे ज्यादा मैंगनीज उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है, मैंगनीज का। नाउ फ्रेंड्स एक दो चीजें आप लोगों को बता दूं कि उड़ीसा जो है वो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप लोगों को याद रखना अगर आपको जिंक का पूछ लिया जाए कि जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो जिंक का है राजस्थान, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जिंक का अगर पूछ लिया जाए कि एकाधिकार मतलब मैक्सिमम जिंक कहां पर में होता है, तो राजस्थान के अंदर में होता है। अगर मैंगनीज पूछ लिया जाए तो ये उड़ीसा में होता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड, ठीक है। बॉक्साइड क्या होता है आपका? बॉक्साइड जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है ये एल्यूमिनियम जो है उसका अयस्क है, उससे एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है। तो मैंगनीज और बॉक्साइड दोनों के दोनों जो है वो आपके उड़ीसा के अंदर में बहुत सारी मात्रा के अंदर में आप लोगों को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी जितने भी लोग देख रहे हैं। एक बार लिख दीजिए दोनों के दोनों पॉइंट लिख दीजिए। जिंक सबसे ज्यादा कहां पर में होता है आप लोगों का, ठीक है, और जो है मैंगनीज सबसे ज्यादा कहां पर में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है आपका, कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर में रिपीट होकर पूछने की संभावना है। आप बताइए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ठीक है। अभी भी सबसे बड़ा जिला यही है, ठीक है, बताइए जल्दी से। और कौन से राज्य के अंदर में पड़ता है यह जिला? अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, गुजरात का कच्छ जिला जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आप लोगों का लद्दाख के अंदर में जो लेह जिला है ये सब दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, लेह लद्दाख के अंदर में। लेकिन सबसे बड़ा जिला अगर बात करेंगे तो कच्छ है अभी भी, 45,652 ठीक है स्क्वायर किलोमीटर है, 45,652 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। और जो लेह है अभी लेह को तोड़ने की बात चल रही है, लेह को और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बांटने की बात, बट अभी तक हुआ नहीं है। जब वो होगा ठीक है तब मैं आपको बता दूंगा। अभी जनवरी 2025 के अंदर में केवल और केवल प्रपोजल है ये, आगे जाकर हो सकता है ठीक है कि कभी इन फ्यूचर जाकर वो लेह को जो है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, बट अभी जस्ट एक प्रपोजल है। लेह अभी 45,000 ठीक है आपका 100 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में दूसरे नंबर का जो है सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, लद्दाख के अंदर में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है अभी फिलहाल के अंदर में, ठीक है, कच्छ जिला, गुजरात के अंदर में कच्छ जिला। ये आप देख सकते हो यहाँ पर में गुजरात के अंदर में कच्छ जिला जो है वो सबसे बड़ा है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ज्यादातर भारत की नदियों की घाटियों और तटीय मैदानी इलाकों तक सीमित है। देखो ध्यान से समझना आप लोग, कोई भी एक नदी है ठीक है, जब वो नदी बहती है ना तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो उखाड़ कर लेकर चलती है वो, स्पेशली जब वो पहाड़ी इलाकों से आती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं इस तरीके से, ठीक है, ये आप देखिए ये नदी है। नदी जब पहाड़ी इलाकों से आती है या जो ऊपर वाले जो ऊपरी इलाके हैं जनरली हिमालय वगैरह से उधर से जब आती है तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें इरोड करके लेकर आती है, ठीक है, अपने साथ में लेकर आती है। और बाढ़ के रूप में वो जब भी बाढ़ आती है उस नदी के अंदर में तो वो चारों तरफ में फैला देती है, या फिर जनरली जब वो समुद्र में मिलने वाली है तो उसके तट के ऊपर में फैला देती है। ऐसी मिट्टी को आप लोग कहते हो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहा जाता है उसको, एलुवियल सॉइल हिंदी में उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपकी नदियों की वजह से बनती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो एलुवियल सॉइल के दो प्रकार कौन कौन से हैं? बताइए कितने लोग हैं जो बता सकते हैं एलुवियल मिट्टी के दो प्रकार? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, याद रखना है आप लोगों ने कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है ठीक है इसके दो प्रकार है। एक होता है आप लोगों का भांगर, ठीक है, बांगर, ठीक है, और एक होता है खादर। खादर जो बांगर है आपका ये याद रखना है आप लोगों ने, ये ओल्ड सॉइल है, ओल्ड पुरानी वाली मिट्टी, पुरानी वाली। और खादर जो है ये न्यू वाली एलुवियल सॉइल है जो अभी अभी बनी है कुछ सालों के अंदर में, ठीक है।
बांगर जो है ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब ये इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं रही और इसके अंदर में कंकर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुई थी, उसके अंदर में आया भी था कि कौन सी जलोढ़ मिट्टी के अंदर में कंकर पाए जाते हैं। तो बांगर वाली जो है ओल्ड वाली, उसमें कंकर वगैरह पाए जाते हैं, छोटे छोटे से जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, खादर के अंदर में नहीं पाया जाता। खादर जो है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, इसकी उपजाऊता बहुत ज्यादा है। ठीक है, उपजाऊ भूमि है ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एंड बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली सेशन को आप लोगों ने आप लोग लाइक कर रहे हो। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार वापस से हाथ भी उठा दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैं हाथ ऊपर कर दीजिए यहाँ पर, ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चे जो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स दे रहे हैं अपना यहाँ पर मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ओके, तो ये प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है आप लोगों को आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, तो हमारे भारत के रिवर बेसिन और कोस्टल प्लेन्स के अंदर में एल्यूवियल सॉइल आप लोगों को मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। DSSB TGT का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर मैं ना सिंपल सी बात है, ये हमारा भारत है मान लीजिए। ठीक है, बात यहाँ पर में हो रही है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में ये क्या करती है, एक सीमा का काम करती है कि यहाँ पर में ये नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, और ये साउथ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि यही एक सीमा है जिससे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिसाइड होता है। ठीक है, ऐसे तो डिसाइड करने को तो कहीं से भी कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया डिसाइड करता है जनरली। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, तो नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। नर्मदा नर्मदा नदी जो है ये याद रखना आप लोगों ने कि कौन से डायरेक्शन में बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आप लोगों को याद रखना वेस्ट डायरेक्शन में बहकर अरेबियन सी में मिल जाती है, अरब सागर के अंदर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नर्मदा नदी के ऊपर में, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट वाले बांध बनाए गए हैं। एक बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर में इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम। ठीक है, और एक बनाया गया है गुजरात में सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। तो इंदिरा सागर डैम कहां पर में, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश के अंदर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सरदार सरोवर डैम, ठीक है, कहां पर में है, तो नर्मदा नदी पर है लेकिन गुजरात वाले साइड के अंदर में। तो ये दो भी प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, इंदिरा सागर डैम और सरदार सरोवर डैम, दोनों के दोनों नर्मदा नदी के ऊपर में। सभी लोग जल्दी से लिख देंगे कमेंट के अंदर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अच्छा, नर्मदा नदी कहां से निकलती है ये भी याद रखना है आप लोगों ने, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक नाम की जगह है, अमरकंटक प्लेट्यू से, माइकल हिल्स के अंदर में, वहां से निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा नदी, जबलपुर के पास से। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, भारत की कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी जोड़ियां आप लोग लगा सकते हो जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में बंगाल की खाड़ी के अंदर में जो जाकर मिलती है वो नदियां, तो गंगा नदी जो है और उसकी जो सहायक नदी है सोन, उसका पानी तो चलो मिल जाएगा, लेकिन जो माही नदी है, ठीक है, माही नदी के बारे में आपको बताता हूं मैं। आप लोगों को याद है मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को विंध्या और सातपुड़ा के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैं सातपुड़ा के ऊपर से मध्य प्रदेश में से, ठीक है, एक नदी निकलती है माही नदी, ऊपर की तरफ में जाती है राजस्थान की तरफ में, फिर उसको याद आता है उई माँ मैं कहा जा रही हूँ ये। ठीक है, फिर वो वापस आती है और इस तरीके से गुजरात में जाकर, गुजरात होते हुए माही नदी, ठीक है, ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो माही नदी अरब सागर में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं। और इसी चक्कर में, ऊपर नीचे के चक्कर में क्या होता है, ये कर्क रेखा को दो बार काट देती है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि कर्क रेखा दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा दो बार काटने वाली नदी माही नदी है। नर्मदा नदी आपको पता है फ्रेंड्स कि ये आपकी पश्चिम की तरफ में जाती है ना, पश्चिम की तरफ में जाती है, वेस्ट फ्लोइंग है अरब सागर में। तापी नदी भी जाती है, तो ये भी आंसर में नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि आपसे बंगाल की खाड़ी में बोला है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, गोदावरी नदी जाती है। ठीक है, महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, और कावेरी नदी दक्षिण भारत में, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने लोगों ने सी आंसर लगाया था, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर पाए हो अगर आप लोग। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद मिली हो, ठीक है, या आप कर पाए हो, तो हाथ ऊपर कर दीजिए, आप लोग आगे बढ़ रहे हो मतलब। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं कि कौन कौन से राज्यों में इनका ओरिजिन होता है। जैसे नर्मदा नदी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स के मध्य प्रदेश के अंदर में इसका ओरिजिन होता है। ताप्ती या तावी नदी, ठीक है, तापी नदी मध्य प्रदेश में। माही नदी, इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश में होता है। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो याद रखना है आप लोगों ने कि दो बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, दो बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, साबरमती नदी राजस्थान से निकलकर जो है ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। लूनी नदी
राजस्थान से निकलती है लेकिन इधर में मिल जाती है, अरब सागर तक पहुंच नहीं पाती। तवा रिवर, ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और शरावती नदी कर्नाटक के अंदर में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? आपको एक चीज याद होंगी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे भारत के अंदर में दक्षिण में 2 घाट है, एक है पश्चिमी घाट, ठीक है, और एक है पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट। आप लोगों से क्या बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां पर में होता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन है जहां पर में होता है वहां पर में नीलगिरी की पहाड़ियां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन जिस जगह पे होता है उस जगह को आप नीलगिरी पहाड़ियां के नाम से जानते हो। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा डोडा बेट्टा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, डोडा बेट्टा, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, ये भी याद रखिए आप लोग। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां पर में होता है? नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है, दोनों जाकर वहां पर में मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा जो गैप है, पाल घाट गैप, कौन से 2 राज्यों को मिलाता है? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जल्दी से बताइए कौन कौन से 2 राज्यों के बीच में जो है वो रास्ता बनाता है? पाल घाट गैप, पाल घाट पास या पाल घाट दर्रा, पश्चिमी घाट का एक बहुत बड़ा गैप है, पहाड़ों के बीच में गैप है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। चलिए गुड। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा कि पूर्वी और पश्चिमी घाटियां आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आप बता दोगे, पाल घाट गैप किसको किसको मिलाता है वो भी बता दोगे। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर में मिलती है ये दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है? DSSB का क्वेश्चन है। तो आप देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, ये छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर में आपको मिलने वाला है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार पर। कौन से वाले राज्य में मिलेगा ये हुंड्रू जलप्रपात? आपको राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है, तो कोई है जो यहाँ पर मैं बताना चाहेगा राज्य का नाम? हुंड्रू जलप्रपात ये आपको मिलेगा झारखंड में। अगर झारखंड में ये भी पूछ लिया जाए कि कौन से वाले शहर में है, तो झारखंड में रांची में है। आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, ठीक है, झरनों का शहर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि झरनों का शहर किसको कहा जाता है? झरनों का शहर तो रांची को कहा जाता है, ये प्लीज याद रख लीजिए आप लोग। ओके, अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। मैं मुझे बताइए हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी की वजह से बनता है? देखो जलप्रपात का मतलब क्या होता है, एक नदी है, ठीक है, रास्ते से जा रही थी, ठीक है, पहाड़ से ऊपर से नीचे गिर गई वो पटाख करके, ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से पानी जो है नीचे की तरफ में गिर रहा है, उसी को जलप्रपात बोलते हैं, जो ऊपर से पानी गिरता है ना, झरना, जलप्रपात, वाटरफॉल। तो कौन सी नदी जो है वो गिर रही है जिसकी वजह से हुंड्रू जलप्रपात बना है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सोन नदी कहां से होगी? सोन नदी तो जाती ही नहीं झारखंड में। सुवर्ण रेखा नदी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा जो रिवर है जिसको सुवर्ण रेखा भी बोला जाता है वहां पर में लोकली, तो सुवर्ण रेखा नदी जो है उसके वजह से ये बनता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आंसर्स आप लोग करते जा रहे हो, ऐसे ही आंसर्स करते रहेंगे आप सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, यूपी आरओ में पूछा गया था, सलाइन सॉइल मतलब जो खारी मिट्टी होती है आप लोगों की, भारत में लवणीय मिट्टी जो होती है जिसमें नमक होता है, आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, वो फसल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, जिस मिट्टी के अंदर में बहुत सारा नमक होगा आप उसके अंदर में कैसे खेती करोगे? कर सकते हो क्या आप लोग? मिट्टी में नमक बहुत ज्यादा हो गया तो आप नहीं कर पाओगे ज्यादा अच्छे से खेती, तो सही बात है, असर सही है, ठीक है। खारी मिट्टी में मोटे नमक का अनुपात अधिक होता है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है, ठीक है। सलाइन सॉइल्स हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ वियरिंग सॉल्ट, ठीक है, जो सलाइन मिट्टी होती है उसके अंदर में क्या होता है, ठीक है, बहुत मोटे मोटे नमक के कण होते हैं। एक्चुअल में ये नमक के कण आते कैसे है, बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट है तो क्या होगा कि जो पानी है, ठीक है, मिट्टी में का, वो पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा और पीछे में नमक छोड़ जाएगा, पीछे में नमक छोड़ जाएगा, तो मोटे मोटे दाने बन जाते हैं नमक के वहां पर में। ओके, तो ये एक चीज है आप लोगों की, तो बताइए आंसर क्या होगा? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है आप लोगों का, ये भी बिल्कुल सही है कि सलाइन जो है आप लोगों का, सलाइन सॉइल जो है उसके अंदर में मोटे मोटे कण होते हैं नमक के, जो आप नमक खाते हो ना, टाटा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान,
ये टाटा नमक वाला नमक नहीं है, इसका दाना दाना एक समान नहीं होता, ठीक है, मोटे मोटे दाने होते हैं, ठीक है। और वो पहले आता था एक गाय छाप नमक, कितने लोगों ने देखा है? गाय छाप नमक, अलग अलग प्रकार के नमक आते थे, कितने लोगों ने देखा है ना? सस्ता मिलता था, गवर्नमेंट टाइप का नमक। तो आजकल तो आयोडीन नमक के चक्कर में नमक के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अदरवाइज पहले सस्ते नमक मिलते थे, तो उसमें होते थे मोटे मोटे दाने। तो ए और आर जो है दोनों के दोनों सही है, और बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि सलाइन सॉइल या जो खारी मिट्टी है वो आप लोगों की अप्रोप्रिएट नहीं होती कल्टीवेशन के लिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें मोटे मोटे नमक के दाने होते हैं, सिंपल रीजन दिया हुआ है आप लोगों का। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 36% लोगों ने सही आंसर लगाया है, और ये एक्चुअल आरओ एआरओ का क्वेश्चन है आपका 12 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था उसका, और ऑफिशियल आंसर की के अंदर में भी आंसर सी आया था इसका, कि दोनों के दोनों सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, इसका आंसर तो सी हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 68वीं बीपीएससी का, भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र की ओर तट से कितने मील की तक दूरी तक फैली हुई है? ये जनरली एक कन्वेक्शन है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कि अगर कोई भी जो है सीमा है, समुद्री सीमा, ठीक है, तो वो कहाँ तक फैली हुई होती है उस देश की, मतलब समुद्र के अंदर में भी कहाँ तक वो फैला हुआ होता है, ये आप लोगों को बताना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, समुद्र से कितने दूर तक होता है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। आंसर हो जाएगा आप लोगों का 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। और इसके अलावा आप लोगों से एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, एक नॉटिकल माइल का मतलब कितना मीटर होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नॉटिकल माइल मतलब कितना मीटर होता है, तो आप बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। बहुत सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पर में। देखिए नॉटिकल माइल्स का, नॉटिकल का मतलब ही होता है समुद्री मील, ठीक है। तो एक नॉटिकल माइल जो होता है आप लोगों का, नॉटिकल माइल वो होता है आपका 1 पॉइंट, ठीक है, 852 किलोमीटर। अगर मीटर में लिखना है इसको तो आप लोग मीटर में तो आराम से कर सकते हो, डॉट हटा दीजिए यहाँ पर में, पॉइंट जो है 1852 मीटर, ठीक है। एक नॉटिकल माइल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने याद रखना है, 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी होती है, ठीक है, समुद्र तल से, वो दूरी उसी देश की टेरिटरी मानी जाती है, उस देश की टेरिटरी ही मानी जाएंगी उसको। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो समुद्री तट है उससे 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो भारत का ही एरिया है। तो क्वेश्चन में उसी प्रकार से पूछा गया था, एग्जाम के अंदर में आया 12 फरवरी 2023 के अंदर में। तो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारे 12 नॉटिकल माइल जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया है आपका कि ताप्ती नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। बताइए, तो ताप्ती नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है सही कथन कौन सा है आप लोगों का? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स ताप्ती नदी के बारे में, तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश में से निकलती है, ठीक है, और अरब सागर के अंदर में जाकर मिल जाती है ना, इस तरीके से। अगर हम रफ एक ड्रॉ भी करेंगे तो भी इस तरीके से ये होता है। तो तमिलनाडु तो इधर साइड में, तमिलनाडु का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, सवाल का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक तो इसमें तमिलनाडु तक जाने का, ठीक है। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन बैतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बैतुल से ये ओरिजिनेट होती है, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। और दूसरी चीज आप लोगों ने ये याद रखना है कि उकाई डैम जो है आपका इसी नदी पर बना हुआ है, गुजरात के अंदर में उकाई डैम, उकाई डैम इसी नदी के ऊपर में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो सी भी आप लोगों का सही है, तो बी और सी दोनों के दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने क्या सीखा, ये चीज देखिए, आप लोग क्या सीखा, आप लोगों ने, आप लोगों ने ये सीखा कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है। मैं जो जो सवाल पूछ रहा हूँ वो जवाब आप लोग देते जाइए, आपका देखिए क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैं लास्ट में फिर से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दूंगा। आप बताइए कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, मुल्ताई नाम की जगह, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में जाती है, 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश थोड़ा सा हिस्सा उसका महाराष्ट्र में आता है, फिर गुजरात में चला जाता है, ठीक है, और फिर अरब सागर में जाकर मिल जाती है सूरत के किनारे पर, सूरत शहर इसी के किनारे पर बसा हुआ है। ये हो गया आपका। दूसरा, उकाई डैम कौन से नदी पर बना हुआ है? गुजरात के अंदर में, ये क्वेश्चन हो गया। उकाई डैम कौन से राज्य के अंदर में, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। उकाई डैम कौन से नदी पर बना हुआ है? उकाई डैम
उकाई डैम कौन से नदी पर है? अपने आप में क्वेश्चन बनेगा ये, तो प्लीज ये याद रखिएगा आप लोग। क्या पूछूं मैं आप लोगों से कल ये क्वेश्चन, उकाई डैम कौन से नदी के ऊपर में है? ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, ताप्ती नदी पर बना है, सभी लोग लिख देंगे, और गुजरात राज्य के अंदर में है। तो आंसर इसका जो है बी और सी हो गया। तो आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। इस तरीके से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को आपको बताना है वह कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे एपेहेलियन भी कहा जाता है। देखिए दो दिन याद रखने आप लोगों ने, एक दिन ऐसा होता है जब सूरज से जो है पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, और एक होता है जब सूरज से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है। ठीक है, तो जब सबसे कम होती है दूरी, ठीक है, उसको कहा जाता है सबसे कम दूरी जो होती है उसको पेरीहिलियन कहा जाता है, और जो सबसे अधिक दूरी होती है उसको एपीहिलियन कहा जाता है। ठीक है, उपसौर और अपसौर। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे यहां पर में। तो बताइए। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों का फ्रेंड्स की पेरीहिलियन या जो आपका जो अपसौर जिसको आप लोग कह सकते हो, वो कौन से तारीख को होता है? तो वो जनवरी के अंदर में होता है, 4 जनवरी को। लेकिन अगर आप लोगों से एपीहिलियन या उपसौर की बात करें आप लोगों से, ठीक है, तो ये कब होता है आप लोगों का? सबसे अधिक दूरी जो होती है ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई, 3 और 4 जुलाई को आता है ये कभी, क्योंकि 29 फरवरी आ गई, 29 फरवरी का, तो 3 जुलाई को भी आ जाता है ये। 3 से 4, 3 जुलाई या फिर, ठीक है, या 4 जुलाई को आता है ये। तो दोनों में से एक ऑप्शन आप लोगों को दिया रहेगा, दोनों एक साथ नहीं दिए रहते कभी भी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग यहां पर में, जब सबसे कम दूरी होती है तो वो समय चल रहा होता है आपका जनरली जनवरी का। ठीक है, ओके, तो जनवरी के अंदर में पेरीहिलियन होता है आप लोगों का, और एपीहिलियन होता है आप लोगों का जुलाई के महीने में। ठीक है, इतना भी आप लोगों ने याद रख लिया तो आप लोगों को बाकी की सारी चीजें याद हो जाएगी। तो 4 जुलाई के करीब जो है आप लोगों का एपीहिलियन होता है। ठीक है, सूरज से दूरी सबसे ज्यादा और सबसे कम दूरी होती है 4 जनवरी के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि 3 से 4, 3 और 4 ये दो तारीख आप लोगों ने पकड़ के रखनी है। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको महीना अगर याद है तो आप लोग कर लोगे आराम से। ये 3 और 4 ये दो तारीख आपको बताया मैंने। ठीक है, 3 तारीख और 4 तारीख पकड़नी है आप लोगों ने, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा, पिछले साल कौन सा था या उस साल कौन सा। अगर मान लीजिए कि उस साल लीप ईयर है तो वो 4 जुलाई हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कि उससे पहला वाला लीप ईयर था तो वो 4 जनवरी हो जाएगा, अदरवाइज 3 जनवरी रहता है। तो जनवरी का महीना आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी को क्या कहा जाता है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे कम दूरी जो होती है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, उसको जो है आप लोग कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो? उपसौर कहते हो आप सबसे कम दूरी को। तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी सबसे कम जब होती है, ठीक है, तो उसको उपसौर कहा जाता है हिंदी में, उपसौर। ठीक है, ये याद रखना है। तो उपसौर कौन से तारीख को आता है ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप लोग आंसर कर दोगे। ठीक है, 3 जनवरी या 4 जनवरी, 3 या 4 जनवरी। इसको इंग्लिश के अंदर में पेरीहिलियन कहा जाता है, पेरीहिलियन। ठीक है, पेरीहिलियन। ठीक है, पेरीहिलियन इसको बोलते हो आप लोग, पेरीहिलियन, उपसौर को। ओके, पेरीहिलियन। और एपीहिलियन किसको बोलते हो आप लोग? एपीहिलियन जो है ये कहते हो अपसौर को। अपसौर जिस दिन सबसे ज्यादा दूरी होती है, ये 3 या 4 जुलाई को आता है ये। तो ये दोनों पॉइंट प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से और ज्यादा क्लासेस आप लोगों को मिलती रहे। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना अपना जो है सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेगा। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेता हूं। मुझे बताइए कि सबसे कम दूरी, सबसे सबसे कम दूरी जो है वो कब होती है? महीना बता दीजिए बस। और सबसे अधिक दूरी कब होती है? सबसे अधिक दूरी, सबसे ज्यादा दूरी या सबसे अधिक दूरी कौन से तारीख को होती है, ये भी आप कौन से महीने में होती है, चलिए ये बता दीजिए। 3 और 4 तो आप लोग बता ही दोगे, कम से कम इतना तो बता दीजिए, और लिखिए यहां पर मैं। अब दूसरा पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे कम दूरी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? हिंदी इंग्लिश दोनों में आप बता सकते हो। सबसे कम दूरी जो होती है उसको कहा जाता है आप लोगों का उपसौर हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पेरीहिलियन, पेरीहिलियन। ठीक है, और सबसे अधिक दूरी जो होती है ना उसको कहा जाता है अपसौर। अप और उप में फर्क है, हाँ? ठीक है, अपसौर इसको कहा जाता है सबसे अधिक दूरी को। ठीक है, इसको कहते हैं एपीहिलियन। ठीक है, एपीहिलियन, एपीहिलियन। ठीक है, एपीहिलियन।
तो पेरीहिलियन और एपीहिलियन ये दोनों के दोनों आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग यहाँ पर मैं देख रहे हो फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली कि किस तरीके से एक समय दूरी कम होती है और एक समय दूरी ज्यादा होती है। इसकी रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा याद होता जाएगा आप लोगों को। तो कितने लोग चाहते हैं कि इसको रिवाइज भी करा दूं? अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं जो है सब्सिक्वेंट जो लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर में रिवीजन के साथ में आपको कराता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग हाथ ऊपर करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिए आप लोग। जैसे सूरज और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, ठीक है, वो कम ज्यादा होती है, ठीक है, अंडाकार है। वैसे ही पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी दूरी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए, जैसे पेरीहीलियन था ना आप लोगों का, पेरीहीलियन सबसे कम दूरी, वैसे ही यहां पर में पेरी जी होता है, पेरी जी, ठीक है, सबसे कम दूरी। वहां पर में एपीहीलियन था आपका सबसे ज्यादा दूरी, वैसे यहां पर में अपभू होता है, एपोजी, एपोजी, ठीक है, सबसे अधिक दूरी, सबसे अधिक दूरी, ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। और ये सबसे कम दूरी, सबसे न्यूनतम वाली, ठीक है। तो अगर आपने एक भी याद रख लिया तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे वहां पर में था उपसौर, ठीक है, आप लोगों का सबसे कम दूरी को उपसौर बोल रहे थे आप लोग, ठीक है, वैसे यहाँ पर में उपभू बोलेंगे। और वहां पर में सबसे जो अधिक दूरी थी उसको अपसौर बोला जा रहा था, यहाँ पर में अपभू बोलेंगे, ठीक है, अपभू। ऐसे याद रखना है आप लोगों ने। तो इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि क्या ये याद करना जरूरी है? जी बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन आपको हजारों बच्चों से आगे पहुंचाएगा। अगर चीजें आसान होती, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान होती, ठीक है, तो हर कोई कर लेता। आपको अपॉर्चुनिटी वही मिलती है जहां पर में चीजें टफ होती है, ये चीज याद रखना है आप लोगों ने हमेशा। अगर आप लोग सिर्फ आसान आसान चीजें देखते रहोगे कि आसान एक झटके में याद हो जाए, दिमाग पे इतना सा भी प्रेशर ना देना पड़े, तो आप एवरेज लोगों के अंदर में रह जाओगे। अगर आगे बढ़ना है, स्पेशल बनना है, तो थोड़ी सी मेहनत, सिर्फ वो 1% एक्स्ट्रा मेहनत, सिर्फ 1% एक्स्ट्रा मेहनत आपको 99% लोगों से आगे निकल जाएंगी, ठीक है, आगे निकाल देंगी आप लोगों को। है या नहीं? एक फैसिनेटिंग बात यहां पर मीक कि सिर्फ 1% एक्स्ट्रा मेहनत करनी है आपने। और मैं आपको बता रहा हूं वो 99% लोग वो सिर्फ 1% एक्स्ट्रा मेहनत करने से डरते हैं, वो 1% एक्स्ट्रा मेहनत करने से पीछे रह जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप करना चाहते हो या नहीं मेहनत। अगर मेहनत करना चाहते हो, थोड़ी सी मेहनत है, हजारों लोगों से आगे निकल जाओगे आप लोग, ठीक है। अगर एग्री करते हो तो बता दीजिएगा आप लोग। नाउ ये आपको बता दिया। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि भू समीपक आप लोगों का इसको कहते हैं, उपभू भी कहा जाता है। सबसे पास दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की, और सबसे अधिक दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा की, तो उसको एपोजी या फिर अपभू कहा जाता है। पराकाष्ठा या अपभू, जो भी आप लोगों ने बोलना है उसको बोल दीजिए, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि चांद आपको जो है सबसे चमकदार कब आपको दिखाई देगा? ठीक है, आप बताइए मुझे, चांद आपको सबसे चमकदार कब दिखाई देगा? जब वो पास होगा। अरे मान लो कि, अब वो बात अलग है, एग्जाम्पल अलग दिखेगा कि यार दूर से देखा तो वो शर्मा रही थी, पास जाके देखा तो बकरी घास खा रही थी, वो अलग बात हो जाती है। वो आपका चांद जो है वो अपोजिट वर्क करता है। बट ये वाला चांद एक्चुअल में जब पास आता है तो आपको ज्यादा चमकदार दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना फ्रेंड्स कि आप लोगों का सबसे पास जो होता है सबसे ज्यादा चमकदार उसी दिन दिखाई देगा वो आप लोगों को, पेरीजी के समय में, उपभू के समय में, ठीक है, सबसे ज्यादा चमकदार। तो इसके ऊपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो प्लीज उसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आरएएस आरटीएस का एक क्वेश्चन है आप लोगों का, जीएस का एग्जाम के अंदर में आया था क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शेयर कर दीजिए। तो 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने पर, ठीक है, कौन सा कारण उत्तरदायी हो सकता है? मतलब चांद जो है वो ज्यादा चमकदार था, ऑब्वियस ही बात है, चांद ज्यादा पास होगा, पेरीजी होगा उस दिन, इसी वजह से जो है वो ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। पेरीजी मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम है, ठीक है, पेरीजी, उपभू होगा उस दिन आप लोगों का, पेरीजी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोग याद रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। अपसौर, अच्छा यहां पर मैं देखिए आप लोग दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। कौन से दो ऑप्शन है आप लोगों के? ध्यान से देखिए आप लोग, चंद्रमा की बात हो रही है तो सौर या सूरज की तो कोई बात उसके अंदर में होनी नहीं चाहिए थी, उपसौर की भी बात नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर में सौर वाली, क्योंकि सौर, अपसौर, एपीहिलियन का मतलब होता है आप लोगों का पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी,
पेरीहिलियन का मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, ठीक है, कम होना। ओके, एपीहिलियन का मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का ज्यादा होना। तो चांद, पृथ्वी से जब चंद्रमा को देख रहे हैं तो उससे सूरज की दूरी का कोई लेना देना नहीं आपका, ठीक है। अप्स और निम्नलिखित में से किस दिन होती है, आप लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों का एक्स्ट्रा, जल्दी बताएंगे आप लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स अपसौर की, तो अपसौर एपीहिलियन मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, डिस्टेंस आपका, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है वो जुलाई में आता है, 4 जुलाई, 3 या 4 जुलाई को, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81% लोगों ने सही आंसर दिया है। अगर आप लोगों से उपसौर पूछा जाता तो आंसर क्या लगाते आप लोग, उपसौर लिख दीजिए यहां पर मैं, उपसौर या फिर पेरीहिलियन। पेरीहिलियन जो है आप लोगों को कौन से दिन आता है, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आप लोग क्या आंसर लगाते, उपसौर या पेरीहिलियन का आंसर क्या लगाते आप लोग, ठीक है। दोनों आंसर्स आप लोग लगा देंगे जल्दी जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी ग्रह की स्थिति से हटा दिया गया था, मतलब उसको पहले ग्रह माना जाता था, ठीक है। एक जमाना था जब बुक्स के अंदर में पढ़ाया जाता था कि सोलर सिस्टम में 9 ग्रह है, ठीक है, लेकिन अब 8 ग्रह पढ़ाए जाते हैं। प्लूटो पहले ग्रह के रूप में पढ़ाया जाता था, है ना, लेकिन अब आजकल की पुस्तकों के अंदर में प्लूटो को जो है ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है और 8 ही सोलर सिस्टम के अंदर में हम लोग ग्रह मानते हैं। तो पहले कब तक इसको जो है ग्रह माना जाता था, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स की 2006 तक इसको जो है ग्रह की सूची में रखा गया था, 2006 में इसको ग्रह की सूची से हटा दिया गया। ये भी एक अलग कहानी है। एक्चुअल में बात यह है कि जो ग्रह होने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती है, ठीक है, प्लूटो वो उसको कंप्लीट नहीं कर रहा था, ठीक है। पहले तो पूरा राउंड शेप हो, ठीक है, आपका स्फीयर टाइप का, ऑलमोस्ट स्फीयर हो, उसके बाद में अपने आसपास के एरिया को साफ रखता हो, इतनी उसके अंदर में ग्रेविटी हो, उसके बाद में एक स्पेसिफिक जो है ऑर्बिट के अंदर में सूरज की परिक्रमा करता हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से 2006 में इसको हटा दिया गया और इसको ड्वार्फ प्लेनेट में रखा गया है। और ऐसा नहीं कि ये अकेला बौना ग्रह है, ऐसे टोटल 5 बौने ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में, 5 बौने ग्रह, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया था फ्रेंड्स, तो और भी एग्जाम्स के अंदर में पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। से तो आप लोग सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है आप लोगों ने। तो ड्वार्फ प्लेनेट जो है टोटल 5 है फ्रेंड्स, मेक हॉमे, सीरीज, एरिस, प्लूटो, ठीक है। तो प्लूटो को बोला गया कि भाई तुम्हारे 4 भाई और है, ठीक है, तुम अपने 4 भाइयों के साथ में रहो, ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट या बौने ग्रह की सूची के अंदर में, ठीक है। मेक हॉमे, सीरीज, एरिस, प्लूटो, ठीक है, ये 5 बौने ग्रह है। ना निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। केवल 9 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर, मैं भी 2000 से 1991 हो चुके हैं लाइक्स। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों से, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर आप लोगों को एक चीज पता होती सोन नदी के बारे में, तो आप लोग बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लगा पाते। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक प्लेटू की, जिसको अमरकंटक प्लेटू कहा जाता है, मैं आपसे एक नदी के बारे में बताऊंगा, आप दूसरी नदी के बारे में आप बताना। मध्य प्रदेश के अंदर में यहां पर में है अमरकंटक प्लेटू, माइकल हिल्स के अंदर में। यहां से एक नदी निकलती है सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, और वो गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है, गंगा नदी के अंदर में जाकर, ठीक है। और यमुना जो है वो भी गंगा में ही मिलती है। तो सोन नदी जो है आपने याद रखना कि गंगा की सहायक नदी, वो डायरेक्टली गंगा में जाकर मिलती है, गंगा नदी के अंदर में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती, ठीक है। तो कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, तो सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली गंगा में मिलती है, पटना के पास में, बिहार में। ये आप लोगों को याद हो गया। अब जो है फ्रेंड दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, मैंने आपसे पूछा कि एक और नदी है जो यहां से ही निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, लेकिन इधर साइड जाती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। बताइए वो दूसरी नदी कौन सी है, ये कौन सी नदी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, अमरकंटक प्लेट्यू से ही निकलती है। आज ही इसके बारे में हमने बात की है, आज ही लेक्चर के अंदर में। तो अमरकंटक प्लेट्यू से एक तरफ से तो सोन नदी निकलती है जो गंगा की तरफ में चली जाती है, ठीक है, और दूसरे तरफ में है नर्मदा नदी, ठीक है, जो अरब सागर की तरफ में चली जाती है। अमरकंटक प्लेट्यू से ही निकलती है, आसपास से हुई है, माइकल हिल्स है यहाँ पर में, माइकल की पहाड़ियां, और वहां पर में अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेटू है, उस प्लेटू के ऊपर में, उस पठार के ऊपर में माइकल हिल्स है, माइकल पहाड़िया है। तो अमरकंटक प्लेटू और माइकल हिल्स में से, ठीक है, सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों निकलती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों का हिंडन नदी, बेतवा, चंबल और केन, ये यमुना की सहायक नदी है। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। ये देखिए ये है यमुना नदी, दिख रही है आप लोगों को यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी और गंगा नदी का संगम कहां पर में होता है, जल्दी बताइए कौन सी जगह है जहां पर में संगम होता है यमुना और गंगा का। अभी वहां पर में कुंभ मेला भी लगा हुआ है, ठीक है।
यमुना और गंगा नदी का जो संगम है ये इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, यमुना नदी के अंदर में केन नदी आकर मिलती है। ठीक है, यमुना नदी के अंदर में ही बेतवा नदी आकर मिलती है। यमुना नदी के अंदर में ही चंबल नदी भी आकर मिलती है, और हिंडन नदी है एक यहाँ पर में इसके पास में, हिंडन नदी, वो भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो हिंडन, बेतवा, चंबल, केन, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदी है। और फिर बाद में यमुना किस में जाकर मिल जाती है इन सबका पानी लेकर? चंबल का पानी लिया, बेतवा का लिया, केन का लिया, हिंडन का लिया, ठीक है, काली सिंध है एक, उसका पानी लिया, और ये सब पानी लेकर जाके गंगा में मिल जाती है फिर। ठीक है, प्रयागराज के अंदर में, जहां पर भी इनका संगम होता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, लोहित रिवर जो है आपको बताना है। ठीक है, लोहित रिवर, ठीक है, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? लोहित। देखिए, लोहित रिवर जो है फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम जो है उसकी सहायक नदी है, ये आप लोगों ने याद रखना था। मैप के थ्रू आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पर में आप देख सकते हो, ये है सैंगपो नदी, हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर में देखा था। ठीक है, ये यहाँ से सैंगपो, यारलुंग सैंगपो भी बोला जाता है। ठीक है, ये नदी बिहार के अंदर, आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आ गई है दिबांग के नाम से, दिहांग के नाम से, दिबांग नदी उसी की सहायक नदी है। ठीक है, अभी भी इसका नाम दिहांग है। ठीक है, इसको जाकर आप लोग क्या बोलते हो फिर बाद में? ब्रह्मपुत्र बोलते हो। तो लोहित नदी जो है ये भी जो आपका चाइना वाला जो पार्ट है ना, वहां से निकलकर, ठीक है, कहां पर में आकर मिल जाती है? ये आकर मिल जाती है आप लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर में, जिसको दिहांग नदी भी बोला जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है ये लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। सुबानसिरी भी पूछा जाता है आप लोगों से, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ये याद रखना है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, धनश्री, ठीक है, मानस, ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे लोहित के साथ साथ में, ठीक है, सुबानसिरी, सुबान सिरी, धनसिरी, धन सिरी, मानस, ये किसकी सहायक नदियां है? ये ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदियां है ये भी, बाकी लोहित के साथ साथ में। ओके, चलिए। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अगर ये बांग्लादेश में चली गई तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से इसको जाना जाएगा, ये बताइए आप लोग जल्दी से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया कुमारी संध्या रानी जी, लिखते हैं ये इसी तरीके से कमेंट के अंदर में भी जब आप लिखते हो तो आप लोगों को चीजें याद हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो जमुना नदी के नाम से उसको जाना जाता है, ये याद रखना था आप लोगों ने। तो भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में सबसे आगे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबर जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सी वाली फसल है। ये फूड क्रॉप है, या फिर ये आपकी कैश क्रॉप है? ये खाद्य फसल है, या फिर ये नकद फसल है? कैश क्रॉप है। देखिए, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कल देखा होगा वो लोग आंसर कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, रबर के उत्पादन में सबसे आगे जो है वो केरल राज्य है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा अगर आप लोगों से मसाले के उत्पादन के अंदर में पूछ लिया जाए, मसाला उत्पादन के अंदर में सबसे आगे कौन सा है? ठीक है, तो मसाले के उत्पादन के अंदर में भी आपका याद रखना है केरल सबसे आगे है। ठीक है, और रबर के उत्पादन में भी केरल सबसे आगे है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने आपसे पूछा था कि रबर जो है वो कौन से प्रकार की फसल है। देखिए, अगर कोई फसल जो है आप लोग मुख्यतः खाने के लिए उगाते हो तो वो आपकी खाद्यान्न फसल या फूड ग्रेन होती है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मेज, ये सारी जो चीजें होती है आप लोगों की, ये खाद्यान्न फसलें है, फूड क्रॉप है। इसको बेचा भी जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि लोग उगाते हैं, किसान उगाते बेचते हैं, तभी तो हम उनको खरीद कर खाते हैं ना। बट अगर वो नहीं भी बिके तो वो खा लेंगे उस चीज को। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें होती है जो केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से ही उगाई जाती है। ठीक है, तो रबर हो जाए आप लोगों का, कॉटन हो जाए, गन्ना हो जाए, ये सारी की सारी फसलें कैश क्रॉप की कैटेगरी के अंदर में आती है। इवन चाय और कॉफी भी कैश क्रॉप की, नकद फसल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये याद रखना था आप लोगों ने। एक बार सभी लोग, ठीक है, सेशन को लाइक तो कर ही दिया आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने, शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो, ताकि इसी तरीके से हम लोग जो है फ्रेंड्स और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहे। ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था, आप लोगों ने आंसर लगा दिया है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएएस आरटीएस की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, केवीएस, डीट्रिपलएसबी, सुपर टेट, बीपीएससी टीआरई, कहीं पे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। देश में सर्वाधिक अनाज का उत्पादन, ओवरऑल अनाज, जिसके अंदर में गेहूं, ठीक है, चावल, ठीक है, मेज, आप लोगों का दालें सब आ जाती है एक साथ उसके अंदर में, मतलब अनाज का, ग्रेन का सबसे बड़ा उत्पादन करता वाला राज्य कौन सा है? ग्रेन का। ठीक है, अब यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, एक कैच, एक चीज है आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोग बात करोगे राइस की, तो चावल के उत्पादन के अंदर में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। ठीक है, वही अगर आप वीट की बात करेंगे तो वीट के उत्पादन में सबसे आगे जो है यूपी है। लेकिन ओवरऑल जब आप बात करते हो अनाज की, सारे अनाज को मिलाकर, तो यूपी ही सबसे आगे रहता है, उत्तर प्रदेश, ये याद रखना है आप लोगों ने। अनाज के उत्पादन के अंदर में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा अनाज जो है वो उत्पादन करने वाला।
ओवरऑल अनाज उत्पादन करने वाला, चाहे वो कोई भी अनाज हो, ठीक है। तो अनाज के उत्पादन के अंदर में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है, ओवरऑल अनाज के अंदर में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों का, बार बार पूछा जाता है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर में कि पूछा गया है। तो ओवरऑल अनाज यहां पर मैं पूछा है, तो याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि राइस के उत्पादन में और वीट के, चावल और गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन से, ये आप लोगों ने बता दिया है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों ने देखने। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहां पर में लोकेटेड है? इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, न्यू दिल्ली, नागपुर, जोधपुर, पुणे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है आप लोगों ने याद रखना है कि ये न्यू दिल्ली के अंदर में स्थापित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ये मौसम की अग्रिम जानकारी आप लोगों को प्रदान करता है। मान लीजिए कि अगर तूफान आने वाला है कोई, ठीक है, तो उसकी जानकारी देगा। आप लोगों को ये बताएगा कि जो है बारिश इस बार अच्छी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको बताता है बाढ़ अगर कहीं पे आने वाली है तो उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, ये आप लोगों को याद रखना है, न्यू दिल्ली के अंदर में इसका मुख्यालय है। ओके, तो इसको जो है आप लोग इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये कहां पर में लोकेटेड है? तो ये याद रखना है आप लोगों ने, न्यू दिल्ली के अंदर में लोकेटेड है ये, ठीक है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को एक लिस्ट देना चाहूंगा मैं, हर एक क्वेश्चन के ऊपर में, हर एक पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों से बोला जाए, ठीक है, कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी का हेडक्वार्टर या इंडियन मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल का मतलब ही होता है मौसम विज्ञान, तो मीटियोरोलॉजी ये क्या होती है? अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश के किसी सेक्शन में आप लोगों से पूछ लिया जाए तो मीटियोरोलॉजी क्या होती है, लिख लेंगे। जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं उन लोगों को अक्सर दिक्कत आती है जब इंग्लिश का सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट देना होता है, तो वहां पर में सिनोनिम, एंटोनिम्स या कोई शब्द की मतलब पूछ लिया जाता है तो अक्सर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मीटियोरोलॉजी का याद रखना है आप लोगों ने, मौसम विज्ञान से संबंधित होता है। तो इंडियन मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी और इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का वायरस से संबंधित जितने भी शोध है या उसके ऊपर में उसका जो विज्ञान है उसका डिपार्टमेंट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर में है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी, ठीक है, समुद्र से संबंधित जितनी भी आप लोगों का रिसर्च वर्क है ये करता है, पणजी में है, ठीक है। पणजी कहां पर में, जल्दी से बताइए आप लोग, कौन से राज्य के अंदर में पणजी, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का हम लोगों ने कल क्या याद किया था, एक ट्रिक याद की थी हमने, जल्दी से ट्रिक भी बता देंगे अगर आपको याद आ रहा है तो, न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, न्यू दिल्ली के अंदर में मौसम विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है, मलबेरी सिल्क। अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि रेशम का जो कीड़ा होता है ना, ठीक है, जिससे रेशम बनता है, ये अक्सर शहतूत के पत्तों पर पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना था कि शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादन करता राज्य कौन सा है, ठीक है, ये बताएंगे आप सभी के सभी। बता दीजिए जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो शहतूत का अग्रणी उत्पादन करता भारतीय राज्य जो है फ्रेंड्स, ये कौन सा है आप लोगों का? जी, तो सी जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और ये एक्चुअल में एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ है, यूपीपीसीएस के एग्जाम के अंदर में देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर में। तो कर्नाटक के अंदर में जो है शहतूत रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में। नाउ मैंने आप लोगों से पूछा था कि पणजी कौन से राज्य के अंदर में, तो कितने लोगों ने आंसर किया था? हाथ ऊपर करिए जल्दी जल्दी से, कितने लोगों ने आंसर किया था? जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को टीचिंग परीक्षा जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और पिछले लेक्चर के अंदर में जो टेस्ट मिली थी आपको, ठीक है, जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा था उन बच्चों को टेस्ट में कितना स्कोर आया वो भी बता दीजिएगा। गोवा की कैपिटल है, बिल्कुल, तो गोवा के अंदर में है पणजी, ये याद रखना है। वहां पर में कौन सा वाला हेडक्वार्टर अभी हमने देखा, देखो इतना ज्यादा आपको रिवीजन करवा दूंगा, इतना ज्यादा याद करा दूंगा कि आपको नींद में भी, सपने में भी आपको याद रहेगी वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। हमने देखा वो समुद्र के किनारे पर है ना, तो ओशियोनोग्राफी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी जो है वो आपको मिलेगा। समुद्र का जो विज्ञान है ओशियोनोग्राफी, उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा, ठीक है। कल की टेस्ट में 15 में से 15 आए थे, किसी के 13 आए थे, 15 में से 15, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है।
अलग अलग आंसर बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग 15 में से 15 बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। एक बार मुझे बताना कि क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, प्लीज इसका आप बता दीजिए मुझे अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम का स्क्रीनशॉट लगाया है फ्रेंड्स, इसी वजह से चाहता हूं कि आप लोग जो है इसको देखें और आंसर करें इसका। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला है ना कि लॉन्जी डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड एट इक्वेटर इज, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर में दो लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। इक्वेटर ये हो गया आपका एक ऐसा गोलाकार जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है 0 डिग्री, लैटिट्यूड है ये आपका। लॉन्जिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो जोड़ने वाली लाइन है आपकी, उनको आप लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, जैसे ये है आपका। ठीक है, सबसे ज्यादा किसी भी दो लॉन्जिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर में होता है और सबसे कम डिस्टेंस कहां पर में होता है, ये बताइए मुझे। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है जो हमने हमारी ग्लोब के ऊपर में, हमारी दुनिया के ऊपर में इमेजिन की है। तो ये हर एक लाइन जो आपकी लॉन्जिट्यूडनल है, देशांतर रेखाएं है, वो हर एक लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाकर मिल जाती है। तो सबसे कम डिस्टेंस इनका कहां पर में होगा, पोल के ऊपर में होगा। इनके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर में होगा, इक्वेटर के पास में इनके ऊपर में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है। ठीक है, इक्वेटर पर इन पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है। और जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम 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 होता जाता है, चाहे नॉर्थ में जा रहे हो चाहे साउथ में जा रहे हो। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर में होता है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो होता है उनका इक्वेटर पर होता है। अब इक्वेटर के ऊपर में जो है फ्रेंड्स इनका कितना डिस्टेंस होता है ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर आपको बता रहा हूं, 111.32 किलोमीटर इसका आंसर है। ठीक है, 111.32 किलोमीटर, दो इसके अंदर में। अक्सर जो है इसको आप राउंड फिगर के अंदर में 111 किलोमीटर बोल देते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर इतना क्लोज आंसर आ जाए आप लोगों का, ठीक है, इतना क्लोज जब आंसर आ जाता है तब आप लोगों को दिक्कत होती है कि भाई इसका क्या आंसर लगाए करके। ठीक है, तो 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड का, ठीक है, कोई भी दो अगर है, मैंने वैसे ही बड़ा बनाया कि पास पास में होते, ठीक है, तो 1 डिग्री का कितना डिस्टेंस होगा, 111.32 किलोमीटर। हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में इसको आंसर को जरूर लिखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ये एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप मुझे बताइए आपके अनुमान के हिसाब से कितने लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है, और कितने लोगों से आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, कितने परसेंट लोगों से, मैं आपको बताऊं, कम से कम 95% लोगों से आप आगे निकल जाओगे सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। नहीं कर पाएंगे वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आप लोग जितने भी लोग कमेंट में आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं इस लेक्चर को अच्छे से देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप धीरे धीरे आप लोग पाओगे कि आप लोग कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हो। 111.32 किलोमीटर लॉन्जिट्यूड के ऊपर में। अब इक्वेटर के ऊपर में इनके बीच में डिस्टेंस होता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ठीक है, कि लॉन्जिट दो 1 डिग्री के दो लॉन्जिट्यूड के बीच में, अगर एक डिग्री का दो लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, तो दो लॉन्जिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर में होता है और सबसे कम डिस्टेंस कहां पर में होता है। अब मुझे आप बताइए कि पोल के ऊपर में, नॉर्थ पोल पर दो लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दो पोल्स के बीच में। ठीक है, थैंक यू शिवांश, शिवानो, थैंक यू वेरी मच शिवांश। ठीक है, बताइए जल्दी से, पोल पे ज्यादा नहीं होता स्वाति, पोल पर सबसे कम डिस्टेंस होगा ना, पोल पर तो आके मिल जा रही है ना सारी की सारी। ठीक है, पोल पर आके सारी की सारी लाइंस मिल जा रही है, तो जीरो होगा वहां पर में डिस्टेंस उनके बीच में, दो लॉन्जिट्यूड के बीच में। सबसे ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर पर होता है बीच में। ठीक है, देखिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में देखिए पोल के ऊपर में जाकर क्या होता है, ये डिस्टेंस आप लोगों का बिल्कुल जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के चावल के कटोरे के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता है। अब यहाँ हम किसी राज्य की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को, उस इलाके को, उस रीजन को चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वैसे कई सारे राज्य भी है जिनको राइस बाउल ऑफ इंडिया बोल दिया जाता है, छत्तीसगढ़ को बोल देते हैं, कई बार सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होने की वजह से पश्चिम बंगाल को भी बोल देते हैं। लेकिन एक रीजन है, एक एरिया है जहां पर में जिसको अक्सर कहा जाता है कि ये चावल का कटोरा है भारत का। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर में ना, ये कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है। आप लोग अगर यहाँ पर में देखोगे, ये हमारा भारत, ठीक है, यहाँ पर में जो है आप लोगों की एक नदी आती है, गोदावरी नदी, ठीक है, और यहाँ से आती है आप लोगों की कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो एरिया है ना, कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो एरिया है,
ओके, उनके जस्ट बंगाल की खाड़ी में मिलने के पहले, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में, इस एरिया को कहा जाता है कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसको केजी बेसिन भी बोलते हैं। कई बार जो है एग्जाम के अंदर में जब पॉइंट आता है केजी बेसिन क्या है, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज केजी बेसिन। तो केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये याद रखना है आप लोगों ने, कृष्णा गोदावरी बेसिन कौन से राज्य के अंदर में है, ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी वाले साइड में। यहाँ पर में बहुत सारी चीज मिलती है, इवन पेट्रोलियम जो है ना रिजर्व्स भी यहाँ पर में पाए गए हैं, ठीक है, इस इलाके के अंदर में। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है इस इलाके के अंदर में चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त जो है एरिया बन जाता है। इसी वजह से कई बार इसको जो है वो भारत के धान का कटोरा या चावल का कटोरा इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बीपीएससी प्री के अंदर में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो एग्जामिनर के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, ठीक है। गुरु शिखर आपको बताना है कि गुरु शिखर कहां पर में। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके से सेशन जो है वो आप लोगों के चलते रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों की गुरु शिखर, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका। गुरु शिखर जो है ये आप लोगों को मिलेगा राजस्थान के अंदर में। ये कौन से पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, उस राज्य की भी, और एक पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो मैं आपको एक रफ मैप पहले बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में आपको एक मैप में भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर में यहाँ पर में गुरु शिखर नाम से एक पर्वत है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, जहां पर में आपको उस पर्वत श्रृंखला की, अरावली पर्वत श्रृंखला की, और प्लस राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है, गुरु शिखर नाम से। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर मैं आपको दिखाऊं मैप के अंदर में, ये मैप अगर आपको चाहिए होगा तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएंगे सभी के सभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये राजस्थान के अंदर में यहाँ पर में गुरु शिखर 1722 मीटर जो है फ्रेंड्स इसकी हाइट है, 1722 मीटर, ठीक है। राजस्थान के अंदर में अरावली पर्वत श्रृंखला का ये पार्ट है, यहाँ से गुजरात से लेकर ये हरियाणा तक जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली को भी टच करती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो 1722 मीटर के ऊपर में गुरु शिखर है। यहाँ पर में एक मंदिर भी है, ठीक है, दत्तात्रेय मंदिर, ठीक है। तो विष्णु भगवान का, विष्णु के अवतार माने जाते हैं दत्तात्रेय भगवान, दत्तात्रेय, तो ठीक है, दत्तात्रेय मंदिर कहां पर में स्थित है, गुरु शिखर पर ही लोकेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अरावली में। ओके चलिए, तो ये एक पॉइंट था आप लोगों का जो आप लोगों ने कर लिया। तो गुरु शिखर कौन से राज्य के अंदर में है, राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कभी आप लोगों से तो आपको आंसर करते आना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। नर्मदा और तापी नदियों द्वारा, ठीक है, कौन घिरा हुआ है, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं है, ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कौन सी पहाड़ियां है जो नर्मदा और तापी से घिरी हुई है। मतलब एक तरफ जो है एक नदी और दूसरी तरफ दूसरी नदी। अब मैं आपको हिंट नहीं दे रहा कि कौन सी वाली नदी कहां पर मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि उसके बीच में ये पर्वत श्रृंखला है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसके दोनों तरफ में नदियां है और उसके बीच में ये है। आप अगर थोड़ा सा भी जो है भारत की ज्योग्राफी को जानते हो, वैसे मैं धीरे धीरे आपको सारा का सारा इंट्रोड्यूस करवाता चलूंगा। आप लोग तैयार हो, ठीक है, अगर तैयार हो धीरे धीरे सारी चीजें सीखने के लिए, एकदम प्रो होने के लिए, बेसिक से एडवांस तक का, ठीक है, तो हाथ ऊपर कर देंगे। और जैसे ही मेरा यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन समझा के खत्म हो, हमारे जो है 2000 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सभी के सभी जो है सीखना चाहते हो, हर एक बच्चा। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, यहाँ पर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी है, अरावली है। एक एक करके सीखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहाँ पर में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको विंध्या बोलते हैं, ठीक है, और एक नीचे में, उसके नीचे में है सातपुड़ा। ये विंध्या है, ये सातपुड़ा है। इनके बीच में से दो नदियां बहती है, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से बहती है नर्मदा नदी, ठीक है, और सातपुड़ा के साउथ में से बहती है ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी नदी, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, इसको देखिए यहाँ पर मैं, ठीक है, चलिए और जूम कर दिए इसको। ये वैसे ये मैप जो है मेरा मेरा जो भारत बनता है ये काजू कतली टाइप का दिखता है, ठीक है, वैसे है भी हमारा भारत, मीठा मीठा सा भारत है हमारा, ठीक है, प्यारा सा, ठीक है। चलिए, तो विंध्या और सातपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी है, यहाँ पर में ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा है, अब आप लोग बताइए मुझे, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे।
हम लोग आगे बढ़े उससे पहले सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे यहाँ पर में सेशन के अंदर में, ठीक है। तो सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सातपुड़ा इज द करेक्ट आंसर, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, मुझे अब एक क्वेश्चन यही से बताइए आप लोग, इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि भाई आप लोग बताओ कि विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से कौन सी नदी बहती है, विंध्या रेंज और सातपुड़ा रेंज के बीच में से बहने वाली नदी का नाम कौन सा है इनमें से। चलिए अब आप लोग बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो आपका बी हो गया। देखिए यहाँ पर मैं आप ओरिजिनल मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, ये विंध्या पहाड़िया है, विंध्या की पहाड़िया, और ये है आपका सातपुड़ा पहाड़िया। यहां से जो नदी बहती है ये नदी है नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से नर्मदा नदी बहती है, और सातपुड़ा के नीचे से बहती है तापी नदी। तो नर्मदा और तापी के बीच में सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो आपका आंसर हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वो क्वेश्चन ये था कि विंध्या पर्वत श्रृंखला और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में से कौन सी नदी बहती है, तो वो है नर्मदा। देखिए आप लोगों का एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया। और हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं देखा, ठीक है, कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पर में, तो ये विंध्या है, ये सातपुड़ा है, और यहाँ पर में देखिए आप लोग ये अरावली पर्वत श्रृंखला आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची शिखर कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे कौन से राज्य में है और सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आंसर्स करने होते हैं। अब ये एक जो है आप लोगों का पॉइंट बन गया। धीरे धीरे अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आप लोगों को बाकी की सारी चीजें जितनी भी बनती है वो आपको बता दूंगा। नर्मदा और तापी नदी कौन से तरफ बहने वाली नदियां है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि नर्मदा और तापी किस ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ में बहने वाली नदी है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, पश्चिम वाहिनी नदियां है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप लोगों को फिर मैं सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं कवर करवाता चलूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों को एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पर मैं आपका कि सातपुड़ा रेंज जो है इसका आंसर था। सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पता है आपको क्या है, धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इसकी। सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ये धीरे धीरे देखो आज याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे याद तो हो जाएगा। क्या आपको एबीसीडी 1 2 3 4, ठीक है, और सारी चीजें आपको क्या एक दिन में याद हो गई थी, नहीं, आपने प्रैक्टिस की, धीरे धीरे आप लोग इतने ज्यादा प्रो हो गए उसके अंदर में कि आज आपको लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे ही आपको जो है ये सारे के सारे कंटेंट भी लगेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। धूपगढ़ जो है फ्रेंड सबसे ऊंची चोटी, ये याद रख लेना बस आप लोगों ने, ठीक है। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। देखिए गन्ने की खेती सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर में होती है, ये पूछा गया है। अच्छा चलो मुझे एक और चीज बता दो कि शुगर केन रिसर्च सेंटर कहां पर में, या शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में, कौन से शहर के अंदर में है, ठीक है, ये भी बता देंगे आप लोग। देखिए गन्ने की सबसे ज्यादा खेती जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना उत्तर प्रदेश में होती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर में ही लखनऊ के अंदर में, ठीक है, लखनऊ के अंदर में आप लोगों का शुगर केन रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है, शुगर केन रिसर्च सेंटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो गन्ने की सबसे ज्यादा खेती, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के अंदर में ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, गन्ना रिसर्च सेंटर। अच्छा एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हमारा भारत जो है, ठीक है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। हमारा भारत शुगर केन प्रोडक्शन में कितनेवें नंबर पे है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। शुगर केन प्रोडक्शन में, शुगर केन प्रोडक्शन मतलब कि गन्ना उत्पादन के अंदर में भारत का नंबर कितना हुआ है। तो पहले नंबर पे आता है ब्राजील, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और दूसरे नंबर के ऊपर में आता है आप लोगों का हमारा इंडिया, ठीक है, हमारा प्यारा भारत। तो इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है पूरे दुनिया में शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में। लाइक्स आप लोगों ने कर दिया फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है, जिन भी लोगों ने किया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मैं अपना अपना योगदान दिया है, और आप लोगों की गुरु दक्षिणा यही थी, और आप लोगों को ये सारी चीजें अब याद भी रहेंगी, क्योंकि आप लोगों ने एक तरीके से अपना एक इनपुट दिया है। आप वो नहीं हो जो सिर्फ ले रहे हो, आप ऐसे बच्चे हो जो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है।
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। ठीक है, तो